नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन हम लोग कुछ बीमारी की वजह से, कुछ तकलीफ़ की वजह से कल के कल इसका सॉल्यूशन नहीं ला पाए। लेकिन आज हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो पेपर हुआ था 24 अप्रैल 2022 को, उसका हम लोग सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। और आप देखेंगे कि आपको जो भी ऑफलाइन क्लासेस में, हमारे ऑफलाइन बैचेस भी चलती हैं, हमारे ऑनलाइन बैचेस भी चलती हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन में जो भी आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा या तो जो कुछ भी पढ़ा आपने, वहाँ से प्रश्न आए हैं। और आप देख पाएंगे कि झारखंड का भूगोल भी अगर आपने पढ़ा तो उससे भी बिहार में प्रश्न आए हैं। आप बहुत ही अच्छा अनुभव करेंगे अगर आप हमसे जुड़े हुए होंगे। आपके 70 से 80% प्रश्न, आप इतना रख लीजिए कि 70 से 80% प्रश्न दोस्तों आपके इसी से आए हैं, आपके क्लासेस से आए हैं, बैचेस से आए हैं। तो आइए जानते हैं बगैर लेट किए हुए बिहार दरोगा मेंस के 100% सॉल्यूशन को हम लोग जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, है ना। तो पहला प्रश्न है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न में से किस परिघटना के कारण दिखता है? तो ये देखिए दोस्तों, अपवर्तन के कारण दिखता है। ये वही है ना, कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो रक्ताभ दिखता है, चपटा दिखता है, वो किसके कारण दिखता है? अपवर्तन के कारण दिखता है। दूसरा प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? ठीक है, तो ये देखिए, ये विश्व इतिहास का चीज़ है और आपने पढ़ा भी होगा 10th में। और नहीं भी पढ़ा दोस्तों तो मैं भी यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा। अगर आप नए हैं चैनल पर हमारे तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी करवा जा रही है। और वो भी बगैर निःशुल्क तरीके से, कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई पेड कोर्सेस नहीं है। आप अच्छा से सब्सक्राइब वगैरह कर ले चैनल को, ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं वीडियो डालूँ। ठीक है, तो इसमें जो था दोस्तों वो बुल्गारिया था। बुल्गारिया जुटा था 1915 में। ठीक है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देखिए, भागीरथी और भीलांगना होता है। तो यहाँ पर भीलगंगा लिखा है, तो आपको समझना चाहिए, ये आंसर सही हो जाएगा आपका। तो भागीरथी और भीलगंगा के संगम पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता। देखिए, फिजिक्स में मैंने 1-2 दिन पहले ही पढ़ाया इसको, कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है। तो आप जानते हैं कि अगर चालक रहेगा तो प्रतिरोधकता अर्धचालक के साथ बढ़ता है, लेकिन प्रतिरोधकता ताप के साथ बढ़ता है, लेकिन अर्धचालक का प्रतिरोधकता क्या हो जाता है? घट जाता है। याद रखिएगा आप। ठीक है, आइए आगे का बात करें 5वें नंबर प्रश्न का। तो ये रीजनिंग है दोस्तों, आप देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, आप देख लेंगे रीजनिंग, ये मैथ है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से सबसे छोटी सी संख्या कौन है? मैंने बताया था कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और छोटी सी संख्या देख सकते हैं भिन्न में। देखिए, जो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा रखा है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ा रखा है वो ये है, देख लीजिए। आप अगर यूट्यूब चैनल पर हमारे जाएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको ये प्रश्न मिल जाएगा आपको, कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे नियुक्त किया गया था? तो कृष्णराज तृतीय को। बेसिकली कृष्णराज भी रहता तो आप आंसर टिक कर देते, कृष्णराज तृतीय को। आप यहाँ से याद रखेंगे, कृष्णराज तृतीय अड़यार वंश का शासक था, जो कृष्ण चिक्का के संबंधों में था। ठीक है, आइए आगे का बात करें। 9वें नंबर प्रश्न का बात करें दोस्तों, तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्ट्ज का जो रासायनिक नाम होता है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, सोडियम सिलिकेट का। कोई भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे यदि आप हमारे ऑफलाइन बैचेस से जुड़े हुए हैं या ऑनलाइन बैचेस से जुड़े हुए हैं। आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, हमारा साथ आपके साथ हमेशा रहेगा दोस्तों। ठीक है, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? आपको बताना है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, वही पूछ रहा है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के तहत है? तो चौथी अनुसूची के तहत है दोस्तों। आप जानते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न और बड़ा डीप का प्रश्न है, ये सब मेंस का है। 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या बताएं। ये मैंने कई बार बता चुका है मैथ में आपको, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे तरीके से, कि 540 के गुणनखंड किस प्रकार से निकलेंगे, है ना, बहुत बढ़िया से दोस्तों। ठीक है, आइए, जलियांवाला बाग घटना किस वर्ष हुई थी? आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो जलियांवाला बाग घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। उस दिन बैसाखी का दिन था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? मैंने 75 बार इसका डिस्कशन किया है कि 1971 में हमारे झारखंड से अल्बर्ट एक्का बेचारे, उनको शहीदी प्राप्त हुई। इसके अलावा भैरव सिंह शेखावत, ये सब जो थे, उनको शहीदी प्राप्त हुई दोस्तों, है ना। तो 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राज्य देश बन गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं होता है? तो देखिए, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है, बल्कि जर्मन सिल्वर अलग अलग चीज़ का, कॉपर का, निकल का, ये सब का मिश्रण है। जर्मन सिल्वर नाम है, लेकिन चांदी होता नहीं है ये। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए संबंधित है? स्टार्च का मतलब दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए संबंधित है, तो एमाइलेज।
ठीक है, याद रखिएगा, ये सारी चीज़ पढ़ाए गए हैं। देखिए ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, आप जानिएगा परसेंटेज का ये प्रश्न है दोस्तों। तो परसेंटेज के प्रश्न में आप डिस्कस करेंगे, आप देख लीजिएगा इसको बहुत बढ़िया से। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग 17वां नंबर प्रश्न का। तो 17वां नंबर प्रश्न भी देख लीजिए, आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन आप बना लेंगे। ठीक है, आइए, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धमामन और उच्च उत्पादन वाली किस्म है, यानी आधा बहुना और उच्च उत्पादन वाला किस्म है? तो ये जया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जया किस्म हो जाएगा। ठीक है, इंटेग्रल कोच कारखाना यानी इंटेग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो तमिलनाडु के पेरम्बूर में स्थित है दोस्तों, आप याद रखिएगा, श्री पेरम्बूर में। ठीक है, यहीं पर ही राजीव गांधी की हत्या भी हुई थी, आप ध्यान रखेंगे इस बात को। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कभी कार्य नहीं किया? तो ये चंद्रशेखर थे, जिन्होंने कभी भी कार्य नहीं किया। पीवी नरसिम्हा राव भी मुख्यमंत्री रहे आंध्र प्रदेश के, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के रहे, एच.डी. देवेगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, याद रखिएगा। क्लोरोजाइलिनॉल और टार्पिनॉल ये किसके रूप में कार्य किए जाते हैं? तो रोगाणुरोधक होते हैं, ये केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में मैं ये चीज़ की चर्चा कर रहा था, एज प्रॉब्लम पढ़ा रहा था, उसी से हूबहू प्रश्न आ गए मेंस में। ये भगवान का करम है, खुदा का करम है हमारा, कि इस प्रकार से प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, उनके आयु का गुणनफल इतना है, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? आप अच्छा से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया में कौन सा एसिड होता है? तो लैक्टिक एसिड को परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया होता है। 24वें नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है? देखिए, अनुवांशिकता रूपांतरित यानी कि चावल होता है, लेकिन चावल का अलग किस्म, क्योंकि उसके हेरिडिटी में क्या कर दिया जाता है? परिवर्तन कर दिया जाता है। तो ये सुनहरा धान है, ब्राउन गोल्डन राइस जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप रीजनिंग का बना दीजिएगा, ब्लड रिलेशन का है। देखिए, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग आपको बताया था मैंने कि लुब्रिकेंट के रूप में, स्नेहक के रूप में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? आप जानते हैं मध्य रेल मंडल का मुख्यालय मुंबई CST, यही मुंबई आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आगे की बात अगर हम कर ले दोस्तों, तो ये है आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सभी जानते हैं कि एनीमिया रोग होता है आयरन की कमी से, और ये गर्भवती महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है, इसलिए पत्ता का पत्ता लाल गोली आयरन का गोली दिया जाता है गर्भवती महिलाओं में। मैंने कई बार चर्चा किया, इसीलिए आपको बोला जाता है कि जो लिख से हट के चर्चा किया करे उसको जरूर लिखा करे, वो सब प्रश्न बहुत पे करेंगे आपको। ठीक है, भूमध्य रेखा में, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती? तो भारत के मध्य से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती दोस्तों, कर्क रेखा गुजरती है भारत के मध्य से। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा नंगल बांध सतलुज नदी पर बना हुआ है, आप जानते हैं सभी को। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है, या सुरु नदी, इसी को बोलते हैं जोग जलप्रपात, इसी नदी पर स्थित है। ठीक है, जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी क्या कहलाता है? तो मुनीस अल बरवा कहलाता है, मुनीस अल अरवा कहलाता है दोस्तों, ये आप लिख लेंगे। ठीक है, ये नया क्वेश्चन है, आप इसको लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बात करें कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब ले लिया था? तो फरवरी 1922 में लिया था दोस्तों, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं लेना है, और अच्छा से इसको पढ़ाई करना है आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आप सभी जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, और आपका ये सब सारा कहाँ है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है, और आपको पढ़ाया भी गया, आप कॉपी में देखें। नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? यानी कांच पर नक्काशी करने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का, HF का, आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। देखिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है? ये संशोधन 24वां था, जिसमें ये अनिवार्य कर दिया गया था, आपको याद रखना, आगे पढ़ाएंगे भी हम, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, सोन नदी का उद्गम कहाँ से है दोस्तों? तो सोन नदी का उद्गम आप सभी जानते हैं अमरकंटक की चोटी से सोन नदी का उद्गम। ठीक है, अब देखिए ये मैथ का प्रश्न है, आप बना लेंगे। पूगा वैली, देखिए पूगा वैली एक नया प्रश्न पूछ दिया यहाँ से, पूगा वैली, तो आपको याद रखना पूगा वैली लद्दाख में है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए, कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली जनपद था? मैंने कई बार चर्चा किया पढ़ाते समय प्राचीन भारत को कि ये मगध महाजनपद था जो सबसे शक्तिशाली हुआ करता था। ठीक है, अमला, देखिए बंगाल में अमला क्या होता था? कौन से अधिकारी को अमला कहा जाता था? जमींदार को कहा जाता था अमला। ठीक है, मुर्रा
किसकी प्रजाति है? तो आप जानते हैं कि मुर्रा किसकी प्रजाति है? भैंस की प्रजाति होती है मुर्रा, सबसे अच्छी किस्म होती है भैंस की। 1946 में भारत में आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। ये सब मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि वाह, लग रहा है क्लास टेस्ट दे रहे हैं, उस प्रकार से आया है इसमें भी। ठीक है, हमने फायरमैन के बाद दोस्तों लगभग 80 से 90% प्रश्न दरोगा मेंस में भी भिड़ा दिए। ठीक है, ये आप लोगों की दुआएं ही है जो काम करती है और एनर्जी। ठीक है, आइए आगे जानते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण नहीं था? आप जानते हैं पोलज भी था, बंजर भी था, चाचर एक था, लेकिन जरीब नहीं था। जरीबा, जरीबा तो शेरशाह सूरी के काल में था दोस्तों। पड़ौती भी था, छोटे भूमि को पड़ौती कहते हैं, लेकिन जरीबा नहीं है। तो दिख के आपको लग रहा होगा, आपको मैंने लिखवाया विधिवत। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ इसके 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा आप यहाँ पर अच्छे से देखिएगा कि सड़क सीमा संगठन बीआरओ की स्थापना कब की गई? तो सड़क सीमा संगठन बीआरओ की स्थापना जो थी वो 1950 में की गई। ठीक है, अंकलेश्वर कहाँ स्थित है? तो अंकलेश्वर जो है वो गुजरात में स्थित है। मैंने बताया है कि अंकलेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों अंकलेश्वर। ठीक है, अब आइए, अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था या अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह। कई बार चर्चा मैंने किया, बोलते बोलते बेगम हजरत माल इन्हीं की पत्नी थी, जिनको मैक परी कहा गया था 1857 की क्रांति में। ध्यान दीजिएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। ये फिजिक्स है लेकिन मैथमेटिकली है, फिजिक्स है तो आपको सॉल्व करना होगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। उसके बाद अगर बात करें हम लोग, आइए देखते हैं थोड़ा सा, है ना। देखिए ये 88वां नंबर प्रश्न आ गया, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, मैं सॉल्व करते जाता हूँ, आप देखते चल जाइएगा। ठीक है, अनुचुंबक पदार्थ होते हैं, चुंबक से क्षीण बल द्वारा निष्कर्षित होते हैं, चुंबक से प्रबल बल द्वारा विकर्षित होते हैं, चुंबक की ओर प्रबल बल द्वारा आकर्षित होते हैं, चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं, पैरामैग्नेटिक जो पदार्थ होते हैं। ठीक है, आइए, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? ये विशाल हाथी जो है दोस्तों, याद रखिएगा, ये अभी तक यूपीएससी में पूछा गया था इस प्रश्न को, और ये विशाल हाथी जो है संकिसा स्तंभ पर स्थापित है, आपको ध्यान में रखना है, आप इसको नोट्स कर लें। ठीक है, आइए, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने वाली पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? ठीक है, तो साइलेंट स्प्रिंग के लेखक जो हैं दोस्तों, इसको अभी देखिए, इसका कंफर्म आंसर नहीं पता चलता है, कहीं कहीं रसेल कार्सन और राल्फ इमर्सन देता है, तो इसको भी विवाद में ही रखे, ये आयोग जारी करेगा तो आप जानिएगा। 91वां नंबर प्रश्न को देखिए, तो 91वां नंबर प्रश्न, ये विभाजन की नीति हमने बताई थी कि विभाजन किस प्रकार से करते हैं हम लोग गणित में। ठीक है, तिलैया बांध, देखिए अगर झारखंड भी आपने पढ़ा है तो पूछेगा कि तिलैया बांध किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर है। ठीक है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ये है रीजनिंग आपका, आप बना लेंगे। कोडरमा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है? कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, और इसको अभ्रक राजधानी कहा जाता है। आगे अब बात करेंगे, आगे देखिए थोड़ा सा प्रश्न यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा सा प्रश्न यहाँ पर धुंधला आ गया है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को हम अलग से इसमें डाल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देखिएगा ध्यान से दोस्तों, कि देख लीजिए यहाँ पर, इसको आप बना लीजिएगा। आगे आप बात करते हैं यहाँ से, आगे बात करते हैं यहाँ से। ठीक है, कि निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? यह लंबी दूरी तक संचारित की जा सकती है, ये सही है। इसका उत्पादन सस्ता होता है, ये भी सही है। इसका परिमाण समान रहता है, नहीं, इसका परिमाण जो होता है दोस्तों, ये बदलते रहता है। इसका परिमाण क्या होता है? बदलते रहता है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। ये तो फिर आपका मैथ का है, देख लीजिए। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो जीवनी के लेखक थे, वो महात्मा गांधी के जीवनी के जो लेखक थे दोस्तों, वो थे डीजी तेंदुलकर। आपको याद रखना है, जीवनी के लेखक कौन थे? डीजी तेंदुलकर। 100वां नंबर प्रश्न है कि रेगुर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी को दोस्तों काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे अगर बढ़े दोस्तों, तो आगे हम लोगों को मिलेगा 50वां नंबर प्रश्न कि भिलाई, दुर्गापुर, राउल किला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है, निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती है? तो सिर्फ सीजियम होती है जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती है, धातु होते हुए भी। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद ये सब रीजनिंग के हैं, ये आप डाइस कटिंग आपको बताएं, ये बना लेंगे आप।
ठीक है। उसके बाद ये मैथ के प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए, नामेरी टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये असम में है। आप इसको लिख लेंगे, नामेरी टाइगर रिजर्व। ये नए नए रिजर्व बने हैं जो करेंट अफेयर में आपके हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे, इसको सजाना है। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील वुल्लर झील है दोस्तों। लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए कितने सीटें कम से कम हासिल करनी होती है? तो 1/10 सीटें हासिल करनी होती है। आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ये सब है, ध्यान दीजिएगा। सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग क्या था? तो सैन्य विभाग था ये सल्तनत काल के दौरान, दीवाने अर्ज विभाग। देखिए, पीटी आइलैंड, पीटी आइलैंड कहाँ पर है? तो पीटी आइलैंड जो है दोस्तों वो अंडमान में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है, पीटी आइलैंड। आगे बात करें, देख ले 62वां नंबर प्रश्न, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? करंट अफेयर है। यह IMF के द्वारा किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। वह क्रिया जिसमें एक ऑर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों सहो, करिए क्या इधर से, ठीक है। ये कहलाता है सहोपकारिता, ठीक है, याद रखिएगा। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम बताए थे कि मलेच्छों की सेना लेकर के, तो जंगल में जो भी डाकू चोर जो भी विक्षुब्ध लोग रहते थे, जंगल में निवास करते थे, उनको मलेच्छ कहा गया था उस समय। भारत में निम्नलिखित राज्यों में देवसा पास कहाँ है? तो देवसा पास जो है दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश में, आप याद रखिएगा, बुमडीला या देवसा पास, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, तो देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक होते हैं? तो एलर्जी कारक जो होते हैं पादप के कौन सा परागकण? तो ये पार्थेनियम के होते हैं एलर्जी कारक। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? ठीक है, तो देख लीजिए, ये मैंने बताया था कि जाइलम जो होती है वो 4 कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जिसमें 3 जीवित, एक जो होती है वो मृत कोशिका होती है, और उसमें से चलनी नालिका जो नहीं होती है दोस्तों, ये फ्लोएम का भाग होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। कॉप्रोलैक्टम का यूज किससे बनने में होता है? तो निर्माण के लिए किया जाता है, तो नाइलॉन 6 का प्रयोग किया जाता है कॉप्रोलैक्टम के प्रयोग में, ठीक है। यह रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों, रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? तो सिंपल सा बात है कि महालेखा और नियंत्रक का, तो उसके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस प्रकार से हटाया जाएगा उसी हिसाब से इनको भी हटाया जाएगा, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। टर्म सेरिकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम के उत्पादन से संबंधित है ये दोस्तों, सेरिकल्चर। आगे बात करें, देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो देखिए, आइचोर्निया है जो सबसे हानिकारक खरपतवार है। निम्न में से कौन सा देश सार्क में शामिल नहीं है? ये सब पढ़ेंगे आप इकोनॉमिक्स में। ईरान शामिल नहीं है सार्क में, याद रखिएगा। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चार तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे? तो शाहजहां। चार तस्लीम मैंने बताया है, आप कॉपी में जाके देख लें, ठीक है। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो ये पाली भाषा का प्रयोग किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। ये सिंपल सा मैथ का प्रश्न है, आप आगे देखेंगे, ठीक है। 17वां नंबर प्रश्न देखिए, श्वेतलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो श्वेतलिंग कप जो है दोस्तों ये टेबल टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। हस्तिनापुर का उत्खनन किसके मध्य में हुआ था? हस्तिनापुर का उत्खनन जो हुआ था दोस्तों वो 1955 से 56 के मध्य हुआ था, आप ध्यान में रखेंगे। किसना? 1955 से 56 के मध्य में। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? यानी निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। आगे बात करेंगे, ये रीजनिंग का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा सभ्यस्थल से प्राप्त नहीं हुई? तो सूती वस्त्र का कोई प्रमाण ही नहीं मिलता है, हड़प्पा काल से सूती वस्त्र ही नहीं प्राप्त हुआ। निम्न श्रेणियों में कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? यानी पश्चिमी घाट में कौन स्थित नहीं है? तो कॉमेट की चोटी। कॉमेट की चोटी कहाँ है? उत्तराखंड में, आप जानते हैं, ये पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट से मिला दिया था? ये मैंने कहते कहते एक बार कहा था, 2017 में अरुण जेटली साहब ने मिलाया था, वित्त मंत्री थे उस समय वो, ठीक है। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप एक उपनगर की स्थापना की थी, नगलपुरम की। किसकी स्थापना की थी? नगलपुरम की स्थापना की थी, ठीक है।
देखिए केमिस्ट्री का प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं। वो कौन सी गैस है? तो वो गैस होती है दोस्तों N2, नाइट्रोजन होती है, जो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो करती है लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ नहीं। एक पेज जो है दोस्तों वो आपका धुंधला आ गया है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। उसमें भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो भिड़े थे। लगभग 70 से 80% जो प्रश्न है GS के प्रश्न और मैथ के प्रश्न वो हमारे भिड़े है ना, चाहे वो एज का प्रॉब्लम हो, चाहे वो गुणनखंड निकालने का हो, ये सब आए हमारे। ठीक है, आप विश्वास करें बहुत अच्छे तरीके से दीपक GS एकेडमी परिवार से जुड़े रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।